आप इस रविवार की कक्षा में द फर्स्ट क्लास joint class of 12 D, E and F. I am very much pleased and feeling privileged that three sections together we are conducting, and I thanks Ranjana Arya madam also to organize this class to complete this lesson so that all are in advantage. So it is a win-win situation for all of us. चलिए with this positive note we are going to start this lesson. डियर फ्रेंड्स, आपके सामने हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है बजट. ओके, और जैसे ही हम बजट की बात करते हैं ना, तो हमें याद आता है कि किस प्रकार घर में जब आप क्वेश्चन करते हो अपने पापा या मम्मी से कि पापा मुझे ये कोई चीज़ साइकिल ला दो, घड़ी ला दो. आजकल मोबाइल का समय है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो बच्चे मोबाइल की बड़ी डिमांड करते हैं. तो मुझे ये मोबाइल ला दो, तो पापा लोग कहते हैं ठीक है बेटा, अगले महीने में. फिर मम्मी कुछ कहती हैं तो मम्मी की भी बात टाल दी जाती है. ऐसा क्यों होता है? इसलिए ये बहुत ही कॉमन वर्ड है हमारा, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. वो क्या है? वो बजट. ठीक है, क्योंकि पापा का जो पॉकेट है वो अलाउ नहीं करता है, जो उनके जो इनकम के स्रोत हैं, जो इनकम है, जो सैलरी है, वो कहीं ना कहीं उस महीने के जो खर्चे हैं उसमें वो फिट नहीं बैठता है. ये हर घर में होता है. मैं हूँ, चाहे आप हों, आपके पेरेंट्स हों, सबको इस चीज़ से रूबरू होना पड़ता है. वी हैव टू पास दिस स्टेज. ओके, सो बजट इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक थ्रू विच एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी मच अटैच्ड. ठीक है, जब हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होता है या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना होता है, तब भी हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारे यहाँ कितने गेस्ट आएंगे, उन गेस्ट के ऊपर कहाँ खर्चा होगा, और हम अलग अलग जो आइटम्स हैं उसके लिए कुछ इंतज़ाम करते हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ बनाते हैं. ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, हाँ, वो सब कहीं ना कहीं इनकम और एक्सपेंडिचर की ओर इंडिकेट करती हैं. देखो बेटा, आपके स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है बजट. ये एक फ्रेंच वर्ड बाजेट से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला. अब थैले में क्या होता है भाई? कुछ तो पैसा होता है. ठीक है, पैसा है तो पैसे को खर्च भी किया जाता है. अब ये खर्च करना और इनकम होना, ये बजट का दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट. उसके बारे में हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे. अभी हमने आपको यहाँ मेंशन किया, जैसे बजट जैसे ही होता है ना, तो हम जिस बजट की बात कर रहे हैं वो हमारा बजट क्या है? वो सरकारी बजट है, गवर्नमेंट का बजट है. अभी हम जो बात कर रहे थे, जस्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल बजट. देयर इज वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल बजट एंड द गवर्नमेंट बजट. इंडिविजुअल बजट में क्या होता है? हम अपनी आमदनी के अनुसार खर्चे करते हैं. मतलब जितनी हमारी आमदनी होगी, जितना हमारा इनकम होगा, उतना ही हमारा खर्चा होगा. और इसी बात को कबीरदास ने कहा, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी ठौर. ठीक है, मतलब पाँव पसारने का मतलब है खर्चा, और जितनी ठौर का मतलब क्या हुआ? हमारा जितना इनकम. तो देखो, ये हम अलग अलग जगहों पर इसको यूज कर लें अलग अलग तरीके से, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कितनी शानदार बात, कितने छोटे शब्दों में कहा कि जब हमारी आमदनी से ज़्यादा हमारे खर्चे हो जाते हैं तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं. ठीक है, तो ये बजट का आमदनी और खर्चा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. हमने मार्क किया है थ्री. हमारे यहाँ त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश. तो इसी तरह बजट के तीन कंपोनेंट, मतलब तीन लेवल पर बजट बनाया जाता है. यू फॉर यूनियन बजट, एस फॉर स्टेट बजट एंड एल फॉर लोकल बजट. तीन लेवल पर हम बजट बनाते हैं. पॉइंट, यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल. आपने सोशल साइंस में पढ़ा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, है ना, कंकरेंट लिस्ट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है. उसके बारे में हम फेडरलिज्म के बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं. ठीक है, तो बजट के तीन लेवल होते हैं. आखिर जब बजट को हम जो हम डिफाइन करेंगे, तो हमारा जो टॉपिक है वो है यूनियन बजट. हमको जो केंद्र सरकार जो बजट बनाती है उसके बारे में हमको चर्चा करनी है. किसके बारे में चर्चा करनी है?
जो केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो बजट बनाती है उसके बारे में हमको आज बात करनी है। बजट क्या है? ये गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का एक रिकॉर्ड है। हम प्रॉपर डेफिनेशन भी हम आगे आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बजट जैसे ही जैसे घर की बात हुई तो हम एक तरफ इनकम और दूसरी तरफ क्या है? एक्सपेंडिचर, दो कंपोनेंट, ठीक है। आई एंड ई, इनकम और एक्सपेंडिचर होगा ही होगा, ठीक है। तो हम किसकी चर्चा करेंगे? यूनियन बजट, ठीक है। बजट के कितने लेवल पर बजट बनाया जाता है? यूनियन, स्टेट और लोकल लेवल पर। एम आई राइट डियर फ्रेंड्स? मेरी बात समझ में आ रही है? अब बजट क्या है? देखो, वैल्यू पॉइंट्स हमको जब भी सीबीएसई मार्क्स देता है ना, कुछ बच्चे का कंप्लेन हमेशा होता है कि अरे सर एग्जाम कैसा हुआ बेटा? बहुत बढ़िया, एक पन्ना लिख के आया हूँ, 1 पेज हैव रिटन, और मार्क्स उस पर कितना मिलता है? 0। द रीजन इज दैट वी मिस द वैल्यू पॉइंट्स। देखो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं इसमें से एक भी वर्ड मिस हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके डेफिनेशन पर, ठीक है। अब इसमें इनकम को हम एस्टिमेट भी करते हैं। अब किसी बुक में एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा होगा तो एस्टिमेट है ना, तो एस्टिमेटेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरा मिल रहा है। गेट योर पॉइंट? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जब एनुअल है, ठीक है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, एनुअल है। अब ये हमारा जो पीरियड ऑफ टाइम है, इतना दिमाग में आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स अबाउट एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अनुमानित आय, हम आय का अनुमान हम एग्जैक्ट नहीं फिगर बता पाएंगे भाई। हम इनकम का स्रोत क्या है हमारा? सरकार इनकम कैसे प्राप्त करती है? सरकार इनकम कैसे प्राप्त करती है बेटा? टैक्स लगाती है। हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स। लास्ट ईयर 1 लाख से ज़्यादा मैडम ने भी पे किया है, हमने भी पे किया है, और आपके पापा मम्मी जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सब लोगों ने पे किया हुआ है। गेट योर पॉइंट? तो इनकम का अनुमान नहीं लगाया सकता। सरकार ने अनुमान तो लगाया, लेकिन हमने क्या लिया? एनएससी खरीद लिया। एनएससी जो M4 का हिस्सा है, M4 का हिस्सा है ना आईयूसी, बोलो भाई, ब्रॉड मनी M1 M2 M3 M4 पढ़ा है ना? देखो रिवीजन भी हो जाएगा बीच बीच में आपका, ठीक है। तो क्या बेटा? हाँ, NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, मैं डिनाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अनुमानित एस्टिमेटेड है वो हमारे बजट का हिस्सा है। अब एनुअल कहेंगे तो आगे के स्लाइड में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं बताऊंगा। हाँ, फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एनी पॉइंट? याद रहेगा ना? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक मैंने वर्ड यूज किया था, तो ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच का जो समय होता है, इसी के बीच के इनकम और एक्सपेंडिचर की हम चर्चा करते हैं। करेक्ट ना? समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, वेरी गुड। बोलते रहोगे ना बेटा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है मुझे, ठीक है। अब ये कब प्रेजेंट किया जाता है? तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, वो 28 का हो या 29 का हो, वो तो ईयर के ऊपर डिपेंड करता है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी है। तो ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट किया था। बजट प्रेजेंट करने से पहले सारे डिपार्टमेंट्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सुझाव मांगे जाते हैं कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट के खर्चे और इनकम का एक ब्यौरा दीजिए, और उस सारे का कलेक्शन करने के बाद हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जो एक्सपर्ट टीम है, वो सारे लोग मिलके तब डिसीजन लेते हैं। ओके, मैं डाउट सेशन रखूँगा एक बार, ठीक है। जिसको जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ा ले जाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वर्किंग डे में इसको प्रेजेंट किया जाता है फरवरी लास्ट में। ओके, आर गेटिंग पॉइंट?
कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यू वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। अब फीचर्स ऑफ बजट, ठीक है, कि बजट के जो फीचर्स हैं वो कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा सर, ठीक है। जिन जिन बातों की चर्चा हमने की वो वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। स्टेटमेंट, ठीक है, शोइंग एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसकी हम बात कर रहे थे, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिजिकल ईयर आप समझ ही गए हो, तो ये हमारा पहला फीचर था। अब हम दूसरे फीचर्स की तरफ बात करें। दूसरा फीचर क्या है? बजट शोज एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो फिक्स पीरियड तो आप समझ ही रहे हो कब से कब तक है, ये इसकी चर्चा कर रहा है, ठीक है। ओके बेटा। थर्ड हमारा फीचर है वो क्या कहता है कि बजट रिक्वायर्स द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अप्रूवल होना ज़रूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर कानून तभी होगा, कानूनी उसको मान्यता तभी मिलेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट पास्ड बाई पार्लियामेंट। कोई भी कितना बढ़िया नियम आपको लगता हो, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट से अप्रूव्ड नहीं है, इट हैज़ नो वैल्यू एट ऑल, ठीक है। तो बजट के लिए ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बजट। तो ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है कि बजट के फीचर्स कौन कौन से हैं। ओके, आर गेट यू पॉइंट? बोलो भाई, समझ में आ रही बात? तो ये हमारे तीन जो हमने पहले चर्चा किया। अब आते हैं जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और एमसीक्यू तो बहुत ही निकल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ फीचर्स की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम वापस फ्लैश बैक में जाते हैं। आपकी मदर, मैं बार बार मदर का एग्जांपल लेता हूँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिषि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और ह्यूमन को ह्यूमन तभी हम कहते हैं जब हम बच्चे, हम या हम हो चाहे आप हो, जब माँ का सम्मान करते हैं। सबसे पहले मदर। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम बार बार अपने एग्जाम्पल में मदर का एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे वो इनकम डिटर्मिनेशन की थ्योरी हो, चाहे कोई भी थ्योरी हो। मैं हर एग्जाम्पल में देखोगे आप नोटिस करना कि मैं ज़रूर एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि हम लोगों को बनाने में जितना बड़ा योगदान मदर का है। हाँ, सी इज़ अनपेड वर्कर, ठीक है, सी इज़ अनपेड वर्कर, ठीक है। वर्कर का मतलब वो मत समझना, काम करने वाले को समझना, कर्म ही पूजा है। तो बिना पैसे में काम करने वाली, और उनका वो अपने पैसे को चार्ज करने लगे तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनसे ज़्यादा पैसा उनको मिलेगा। खैर, टॉपिक पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके घर में आपने देखा कि आपके घर में छोटा सा मदर ने एक पूजा का आयोजन किया, छोटा सा फेस्टिवल है। तो मदर, आपने देखा होगा कि मदर सबसे पहले प्लानिंग करती हैं कि कितने गेस्ट आएंगे और किनको को बुलाना है, उनके रिटर्न होने पर क्या क्या गिफ्ट देना, ये क्या एलोकेट करना, ठीक है। हम पैसे को एलोकेट करते हैं, हम अपने खर्चे को डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, उसके खर्चे का अनुमान लगाते हैं कि किस क्षेत्र में कहाँ जाएगा पैसा। अब उसी बेस पर हमने कुछ पॉइंट्स निकालने का प्रयास किया। पहला पॉइंट है रीएलोकेशन ऑफ, दिखाई दे रहा है बेटा ना, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रीएलोकेशन मतलब सरकार ने खर्चे किए, अब उस खर्चे को हम किस प्रकार रीएलोकेट करें, किस प्रकार हम डिसाइड करें कि किसको कितनी मात्रा में जाना चाहिए। ऐसा कोई वर्ग तो नहीं रह गया जो जिसके पास सही मायने में, मान लो कि हैंडीकैप्ड है, मान लो कि डाउन ट्रेडेड है, मान लो कि दलित है, मान लो कि कोई भी किसी भी कारण से मार्जिनलाइज क्लास जिसको कह लिया जाए, है ना, किसी भी क्लास का हो सकता है, तो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, कोई भी मार्जिनलाइज क्लास। तो कोई भी मार्जिनलाइज क्लास है, अगर वो मार्जिनलाइज है तो उसको किस प्रकार मदद किया जाए। कोई एरिया हो सकता है, जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमारे जो ट्राइबल भाई बहन रहते हैं, अभी भी हमें गया लातेहार, मैं गया वहाँ पर रायगढ़ से आगे था
जहाँ पर एक डीएम को किडनैप कर लिया गया था। देखो दिमाग से स्लिप हो रहा है। तो खैर मैं उन जगहों पर जब गया तो मैं देखा कि वो भारत में होते हुए भी भारत में नहीं। कारण क्या है? वह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, वहाँ माओइज्म है, आर्गेटिव पॉइंट। तो सरकार का दायित्व क्या है? वहाँ कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं जाएगा, इट इज़ अ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर। हम उन सारे एरियाज को टच करने का प्रयास करते हैं जहाँ पर कोई भी प्राइवेट एजेंसीज नहीं जाती। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, दीज आर द वेज थ्रू विच गवर्नमेंट रीएलोकेट। टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है, और टैक्स लगाती है और टैक्स हॉलीडे भी देती है, सब्सिडी भी देती है। तो वो टैक्स है पहला, तो दूसरा सब्सिडीज़ भी है। रिच के ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है, ये दूसरे पॉइंट में भी ये पॉइंट आ जाएगा। तो टैक्स लगाना, टैक्स को लगाकर हमने क्या किया, हम कुछ हाई अर्निंग एरियाज़ के ऊपर जहाँ पर हैं, चाहे रीजन है, वहाँ पर हम टैक्स लगा दिया। और उस टैक्स से जो पैसा आया हम उन एरियाज़ में खर्च करते हैं जो एरियाज़ बैकवर्ड एरियाज़, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन की सुविधाएं नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बेसिक एमेनिटीज़ नहीं है। तो वहाँ पर हम सब्सिडीज़ देते हैं। जैसे अभी तक फार्मर्स को बहुत सारी सब्सिडीज़ दी जाती रही हैं। अभी इस गवर्नमेंट ने आया तो सब्सिडीज़ वगैरह को देना मुनासिब नहीं समझा। बहुत पहले से बातें चल रही हैं कि सब्सिडीज़ वी शुड गिव और नॉट, और सब्सिडीज़ फॉर ऑल। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सब्सिडीज़ सबको देना बुद्धिमानी तो कहीं से हो नहीं सकता, क्योंकि रिच को सब्सिडी देने का कोई मतलब नहीं है, इट्स ए वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। हाँ यस, दोज हु आर पुअर, दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड, उनको सब्सिडी देना ही चाहिए। जैसे अभी जस्ट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बैकवर्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज़ की बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द हिली एरियाज़ जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में गवर्नमेंट क्या करती है? रीअलोकेट करती है अपने रिसोर्स को, सो दैट दिस एरिया शुड नॉट बी द नेग्लेक्टेड एरिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट होने से क्या होता है ना, वहाँ के नागरिकों में आप देश के प्रति प्रेम की भावना कम हो जाएगी, ठीक है। वो मेन जो देश है, जो अपना कंट्री है, मेन स्ट्रीम है जो लोगों की पॉपुलेशन की, उससे वो अलग महसूस करने लगेंगे और वो अलग होने की डिमांड करने लगेंगे। इस तरह की घटनाएं घटती हैं, स्पेशली द बॉर्डर एरियाज़ में हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को वेट करते रहते हैं। ओके, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स ये बजट का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। दूसरा हमारा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आय और धन का जो संग्रहण कुछ लोगों के हाथ में हो जाता है, दे एक्युमुलेट द वेल्थ। हमारे यहाँ कुछ लोगों के पास जो पूरे देश का रिसोर्स है उस पर जो कब्जा है, 80% कब्जा केवल 20% लोगों का है, और बाकी लोग जो है वो उनका उस पर रिसोर्स पर कब्जा ही नहीं है, ठीक है, रिसोर्स पर उनका अधिकार ही नहीं है। ये ऐसा इसलिए है कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम है। तो इस सरकार को क्या करना चाहिए? जाके उनसे छीन लेना चाहिए, स्नैच कर लेना चाहिए? नो, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड देयर इज अ सिस्टम फॉर दैट। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज द अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब गवर्नमेंट इसको कैसे करती है? हाउ डज गवर्नमेंट डू? तो टैक्सेज ऑन रिच, जो रिच है, जैसे गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, और जो मान लो कि जिसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहते हैं, वो 1 करोड़ से ज़्यादा जो इनकम है वो टाइम से टाइम इस स्लैब में चेंजेस भी आते रहते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाती है, सो दैट इनका जो एक्स्ट्रा जो इनकम हो रहा है उस इनकम को इनसे लिया जाए कि भाई आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कुछ समाज के लिए भी करो। तो उनसे वो टैक्स लेती है, फिर उस टैक्स का उपयोग क्या करती है गवर्नमेंट? दूसरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने पढ़ा हुआ है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और एक से लेना, एक की का खर्चा दूसरे की आमदनी होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक से लेती है। जैसे आप जीएसटी को थोड़ी चर्चा हम कर लें, जीएसटी में बहुत सारे ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिसे पैकेज फूड है, जितने पैकेजिंग वाले आइटम्स होते हैं उन पर टैक्सेस आप नोटिस करो तो वो टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन जितने खुले में चीज़ें हैं, अनपैक्ड आइटम हैं, तो वो क्या है, टैक्स के दायरे में नहीं आते। इट पॉइंट। तो ये इसका भी जो ऑब्जेक्टिव है कि हम इनकम को उन लोगों से लें जिनके पास पैसा है। तो क्या होगा? उनके पास इनकम थोड़ा कम होगा, ठीक है,
या जिनके पास वेल्थ का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो गया तो उनसे लेना, और इसको क्या करना, अगला टॉपिक देखिए, टैक्सेज ऑन रिच एंड ट्रांसफर दिस इनकम टू द पुअर। ठीक है, ये ट्रांसफ़र कर देना, इसको हम विडो पेंशन के नाम पर दे सकते हैं, इसको हम स्कॉलरशिप कर सकते हैं, माइनॉरिटीज या पुअर स्कॉलरशिप के नाम से दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम और अनेक तरह की गवर्नमेंट स्कीम लगाती है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो मनरेगा का, मनरेगा भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट ऐसे रोज़गार क्रिएट करने के लिए ऐसे लोगों पर, तो गवर्नमेंट रोज़गार की योजनाएं, गवर्नमेंट फूड फॉर सिक्योरिटी जैसी स्कीम्स, जवाहर रोजगार योजना जैसी इसकी बहुत तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है, और जिससे ये इस वेल्थ का, इस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। एक इसमें टॉपिक है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए टैक्स के स्लैब्स बदलते जाए। ठीक है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, 1,000 रुपये अर्न करने वाले पर भी 10% और 1 करोड़ रुपये अर्न करने वाले पर भी 10%, ये तो कहीं से जायज़ होगा नहीं। ठीक है, 1,000 रुपये को तो बहुत कष्ट होगा, पॉइंट। तो ये है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑन रिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आर गेट यू पॉइंट, किसी कोई डाउट, समझ में आ रहा बेटा? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो आज से 10 साल पहले अगर आप देखो और आज के संदर्भ में अगर देखो, आप अफ़गानिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे या अमेरिका में? बोलिए आयुषी, बोलिए आयुषी। अमेरिका में, ठीक है, हाँ सब लोग अमेरिका में करना पसंद करोगे। ठीक है, ऐसा क्यों है? इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट वहीं करना चाहता है जहां पर स्टेबिलिटी है, जहां पर रूल्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो, वोलाटाइल रूल्स नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर सही हो। तो जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, आज अफ़गानिस्तान में कुछ भी ठिकाना नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। लड़ाइयाँ हर रोज़ हो रही हैं, कैजुअलिटीज़ हर रोज़ हो रही। ठीक है, इसी तरह भारत में अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप प्रेफर करेंगे उन एरियाज़ में जहाँ के प्रशासक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में सक्षम हो, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करना बजट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। सरकारें बदल जाती हैं, अगर आप याद करो, अभी जस्ट हमने इनकम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे, मैडम ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया कि इनकम डिटर्मिनेशन में देखो 1929 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिसेशन तो आया था ना, और उसकी वजह से क्या हो गया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया। ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, प्राइस बहुत लो हो गए थे। तो प्राइस का बहुत बढ़ जाना, प्राइस राइज जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हो, इकोनॉमिस्ट उसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। प्राइस का बहुत ज़्यादा घट जाना, बहुत लो हो जाना, जिससे किसी भी एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन नहीं मिलता है, इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी कंडीशन, जो कि अमेरिका में था। तो इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशंस आर कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। आर्गेटिव पॉइंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट को मैनेज करने का प्रयास करती है। आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा कि आरबीआई जो मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए जो पॉलिसी लाती है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, लेकिन जब यही मनी सप्लाई मैनेज गवर्नमेंट बजट के माध्यम से करती है तो उसको फिजिकल पॉलिसी का नाम दिया जाता है, बजटरी पॉलिसी का नाम दिया जाता है। मेरे पॉइंट। तो अब मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए, पैसे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा, चीज़ें कम है। ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाते हो, हाँ, पोटैटो लेने के लिए, ठीक है, पोटैटो 1 ही केजी है मार्केट में, और पूरा 12 D, E and F के सारे बच्चे, इनके पेरेंट्स जो हैं वो पहुंच जाए, और तो प्राइस तो बहुत महंगा हो जाएगा ना, एक एक पोटैटो का दाम बहुत बढ़ जाएगा। गेट यू पॉइंट।
तो जब डिमांड होगी और सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस राइज होगा। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, डिमांड बहुत कम होगा, तो प्राइस डाउन होगा, जो डिफ्लेशनरी सिचुएशन को इंडिकेट करेगा। आर गेट पॉइंट। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मतलब प्राइस राइज, डिफ्लेशनरी सिचुएशन मतलब फॉल ऑफ प्राइस, ये दोनों ही इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के इंडिकेटर है। गेट पॉइंट। और गवर्नमेंट क्या करती है, इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को मैनेज करती है। अब जैसे मान लो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगा देगी। ये पॉइंट। गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी तो लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा। 1000 रुपये था इनकम और उस पर 10% 100 रुपया टैक्स लगा दिया, 900 बचा। अब 900 रुपये खर्च करोगे ना। ये पॉइंट। तो गवर्नमेंट टैक्स लगा दी। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने टैक्स का मेजर लगा दिया। टैक्सेशन एंड सब्सिडीज आर द टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज। नेम्ड 2 टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। क्या करोगे, टैक्सेशन, टैक्स एंड सब्सिडीज। अब डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, पॉइंट मतलब क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड, तो गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। ठीक है, वीडियो पेंशन के, स्कॉलरशिप के नाम पर, अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम के नाम पर, किसी भी नाम पर सब्सिडी दे सकती है। जैसे जन धन अकाउंट बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आज गरीबों के खाते में पैसे जा रहे हैं, किसानों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। इनसे क्या हो रहा है, इस कोविड-19 के दौर में गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिमांड को मजबूत कर रही है। ठीक है, ताकि जो प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से जो जब डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। किन्सन थ्योरी को याद कीजिए, होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, बोलिए। समझ में आ रहा है बेटा। चलो, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ये पॉइंट हुआ। अब हम चौथा पॉइंट लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। अब वहाँ पर CAIL नहीं लिखा है, ये GAIL है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रेलवे, हाँ, NTPC, सेल। ठीक है, ये सब रेलवे जो है सही मायने में नेचुरल मोनोपोलिस्ट है। मतलब और कोई रेलवे नहीं है, बिहार रेलवे, यूपी रेलवे, लखनऊ रेलवे, जयपुर रेलवे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रेलवे की मोनोपोली है, देयर इज़ नो अदर टू चैलेंज देम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जब देश आज़ाद हुआ, आपको मालूम है कि पब्लिक मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी थी, जिसमें देयर वाज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इसी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी। लेसन 1 आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेसन 2 में भी इसकी चर्चा होगी। तो गवर्नमेंट इस तरह के एंटरप्राइजेज को मैनेज करती है, उनके प्रॉफिट को भी मैनेज करती है, उनसे जो प्रॉफिट होता है वेलफेयर के लिए खर्च करती है, इनके प्राइसेस को भी कंट्रोल करती है। दे आर कंट्रोल्ड प्राइसेस। ऐसा नहीं है कि मनमानी कोई भी प्राइस आप रख लेंगे। ठीक है, ये कंट्रोल्ड है। अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो तो क्या होगा, इसका प्राइसेस अपने हिसाब से, मान लो कि रेलवे प्राइवेट सेक्टर में होता, अभी जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दिया है और प्राइवेट सेक्टर की जो ट्रेन्स हैं उसके टिकट्स के प्राइस देखो कितने ज़्यादा हैं, इन पॉइंट। तो प्राइवेट सेक्टर के अपने केवल और केवल प्राइवेट मोटिव्स हैं। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरप्राइज को मैनेज कर न केवल एम्प्लॉयमेंट दिया है, ठीक है, बल्कि प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करने का काम किया है। ठीक है, समाज में इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को भी इंश्योर करने का प्रयास किया है। ठीक है, एंड दैट्स वाई दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड, स्पेशली इन द बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये अलग बात है कि आफ्टर जो LPG पॉलिसीज, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी जो था, जो हमारे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर जो बने मनमोहन सिंह, जो पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, तो उन्होंने जो पॉलिसी इनिशिएट किया वो एक खास परिस्थिति में, जिसकी चर्चा मैडम करेंगे डिटेल में, तो इसलिए मैं उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है, वो चर्चा करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आर्थिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अब जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी इकोनॉमी में, उतना ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जितना ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पर्पस है गवर्नमेंट का, कि हमारे देखो पहले माना जाता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ये परकोलेट होगा, लोगों को इसके फ़ायदे मिलेंगे, स्पेशली द डाउन ट्रोडन लोगों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ होने से फ़ायदा होता क्या है? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को हम समाज के उस लोग तक लिंकअप नहीं कर पाते हैं तो केवल इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर, जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन आता है, इज जीडीपी इज़ अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर? तो आप कहते हो कि नो, अनलेस एंड अनटिल दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आई एम राइट डियर? आयुषी बताएंगे आप, मैं सही हूँ? एक क्वेश्चन है ना बेटा, जीडीपी इज अ ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो सर। नहीं पढ़ा है? अच्छा, वो नो सर कह रहे हो, आंसर दे रहे हो, ओके 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 ओके। हाँ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या, टोटल जैसे जीडीपी की आप मेजर करो तो क्या, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक इकोनॉमी में जितनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी उतना ही लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, ठीक है। और परचेजिंग पावर जितनी बढ़ेगी लोग उतना एक्सपेंडिचर करेंगे, तो मतलब एक पूरी एक्टिविटी साइकिल जो है, इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। गेट योर पॉइंट? तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना भी बजट का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कैसे करें? आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है टैक्स कंसेशन। टैक्स का कंसेशन देकर, अब देखो जैसे झारखंड के एरिया में सड़कें नहीं हैं, झारखंड के एरिया में स्कूल्स नहीं हैं, झारखंड के एरिया में, पूरे रांची की बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड मतलब मेरा फोकस पॉइंट है वो रिमोट एरिया की बात कर रहा हूँ, उड़ीसा वो रिमोट एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन एरियाज़ में जहाँ पर हिली एरिया जो कोई भी हो, जहाँ पर सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे मान लो कि कुछ लोग उस, जैसे एनजीओ वगैरह को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है सरकार की तरफ, उन एनजीओ को जो कि जाके ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो इस तरह के लोगों का जीवन, उनके जीवन में सुधार लाते हैं, उन एरियाज़ में कुछ काम करते हैं, कुछ उनको स्टेबिलिटी या कुछ अपनी कंपनी वहाँ खोल दें, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट क्या कहते हैं, टैक्स कंसेशन देती है कि आप उस एरिया में आप एक नोबल कॉज कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट छूट देती है। इससे क्या होता है, लोगों को मोटिवेशन मिलता है ऐसा करने का, ठीक है। इस ऐसे एरिया में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, ठीक है। और इस तरीके से करने से क्या होता है कि उस एरियाज़ में भी जो इंटरप्रेन्योर्स होता है, कई बार क्या होता है ना कि लोगों के पास स्किल होती है। अब जैसे आप उड़ीसा में या नॉर्थ ईस्ट में बम्बू से बहुत सारा सामान बना सकते हो। आज जो मॉल्स हैं वहाँ पर आप देखो तो आज ट्राइबल आर्ट करके एक बहुत बड़ा एक कॉर्नर बन चुका है, उस पर रिसर्च हो रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल को लोग समझ रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये गवर्नमेंट ने इस पर अप्रोच किया, काम किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलीडेज दिया उनको, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, गवर्नमेंट ने उनके लिए एक्सपोर्ट की व्यवस्था की है, तब वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम हर तरह की बातों पर चर्चा करें, हर तरह की व्यवस्था करें। गेट योर पॉइंट? अब हमारा लास्ट बट लिस्ट ये क्या है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ये हम अभी तक जितना हमने एक्सप्लेन किया है वो सब इसमें आ जाएगा। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, देखो हर्समैन नाम के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अनबैलेंस्ड ग्रोथ नाम की थ्योरी दी, ठीक है। और बैलेंस्ड ग्रोथ होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। अगर अनबैलेंस्ड ग्रोथ हुआ, जैसे क्लास में देखो एग्जांपल लो, किसी को 99% मार्क्स आ रहे हैं, 100% मार्क्स आ रहे हैं और कोई फेल हो रहा है, तो इट इज़ नॉट वी कैन नॉट कंसिडर दैट क्लास ए गुड क्लास। लेकिन एक क्लास में सारे बच्चे पास हो जाएं और एक क्लास में 30 में से 20 बच्चों को 90 मिला और 10 बच्चे फेल हो गए, कौन सी क्लास आप अच्छी मानोगे? बताओ नीतिका। हाँ, वेरी गुड, दिल की बात कर ली। हम भी यही चाहते हैं सब्जेक्ट टीचर के रूप में बेटा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहिए। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि पंजाब बहुत डेवलप हो जाए, पंजाब के किसानों को सब्सिडी मिलता रहे, वो करोड़पति हों, अपने बच्चों को कनाडा यूएसए भेजते रहें, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा और भी बहुत एरिया हैं हिली एरियाज,
उनकी किसानों को नहीं फ़ायदा मिले, ये कैसा लगेगा? सब्सिडी तो उनको मिलनी चाहिए बेटा जो वास्तव में गरीब किसान हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, और उनको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारे ऊपर टैक्स लगाओ, हमको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा टैक्स का पैसा वो हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं, उनको मिलना चाहिए। हम राइट रॉन्ग? बोलो भाई, जस्टिफाई। हाँ, पुतुल कुमारी बताइए, आप भी बताओ बेटा। 12 राइट है बेटा। हाँ, आप लोगों का जो है ना, न्यूटन कहते थे ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप लोग जब यस बोलते हो ना कुछ, यहाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए पॉइंट, और मेरा जोश बिल्कुल जो है बहुत बढ़ जाता है। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? माओइज्म, टेररिज्म, और जितने इज़म है ना, निगेटिव वाले इज़म है ना, तो वो वाले डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि खाली दिमाग डॉट डॉट डॉट, बोलो भाई, खाली दिमाग हाँ शैतान का घर। तो शैतानी आत्माओं को अगर रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस तरह के एरियाज़ में भी को डेवलप करना होगा, ताकि सबका साथ, जो सबका विकास का जो कॉन्सेप्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो नेग्लेक्ट नहीं हो। कैन यू पॉइंट? मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई, ठीक? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसके कंपोनेंट क्या हैं? ठीक है, बजट के कंपोनेंट क्या हैं? देखो, मैंने पहले ही कहा था, ये क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक फिल्म बनी थी गोविंदा की, याद है आपको? आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। देखा है किसी ने? देखा? वाओ ग्रेट, मुझे तो टीचिंग एड मिल गया। हाँ, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, और जिसको वही कहा कबीरदास ने, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी ठौर। तो आपकी आमदनी कितनी है ना, उसी के आधार पर आपके खर्चे होने चाहिए। तो गवर्नमेंट के बजट में और पर्सनल बजट में एक जो डिफरेंस था, हाँ, वो क्या डिफरेंस था कि हम अपने आमदनी के अनुसार अपने खर्चे को निर्धारित करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है? अपने खर्चे करती है और आमदनी बाद में टैक्स लगाती है। जितना हमने खर्चा कर दिया वो आमदनी हम निकाल लें। ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, देखो अब इसको हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ बताया क्या, बजट में जैसा कि हमने डिफाइन किया था उसी आधार पर हमने बनाया कि आमदनी, रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? आमदनी। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्चा। तो बजट क्या है? आमदनी और खर्चे का एनुअल स्टेटमेंट है। यही है ना बेटा? गवर्नमेंट क्या है? एस्टिमेटेड आमदनी कह लो उसको, एस्टिमेटेड रिसिप्ट कह लो, इनकम कह लो, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कह लो। ठीक है, आर्गेमेंट इन्हीं दोनों का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च। समझ में आ रही बात ना बेटा? देखो, हर रिलेशन का कोशिश करो कि हर रिलेशन का एक डायग्राम बन जाए आपके पास। अब देखो, रिसिप्ट, गवर्नमेंट के रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आते हैं? ठीक है, एक तो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स। आमदनी के दो स्रोत हो गए, रेवेन्यू और कैपिटल। कुछ को हम रेवेन्यू में डालते हैं और कुछ को कैपिटल में डालते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि किसको रेवेन्यू में डालते हैं, किसको हम कैपिटल में डालते हैं। इसी तरह एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये याद रहेगा बेटा। बजट, हर बच्चे के नोटबुक में ये फ्लो चार्ट होना जरूरी है। इट इज़ मस्ट टू हैव अ फ्लो चार्ट ऑन ईच चाइल्ड्स नोटबुक। और जिसके दिमाग में ये फ्लो चार्ट बैठ गया उसको किसी भी टॉपिक में बोलने में, समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एमसीक्यू के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, नो डाउट। एमसीक्यू के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे पॉइंट, तो आप बजट के दो कंपोनेंट, आमदनी, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर हमने कहा।
ठीक है, इसी को हम बजटरी रिसिप्ट्स भी कह सकते हैं, बजटरी एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। तो रिसिप्ट्स के दो कंपोनेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एम आई राइट? ठीक है, बोलो भाई, Yes, sir. बोलो बच्चा पार्टी। ठीक है, अब देखो, अब रेवेन्यू बजट, अगर हम इसको कहें रेवेन्यू बजट, क्यों इसको अलग अलग किया? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो रेवेन्यू बजट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहीं पर अगर मान लो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो रेवेन्यू अगर मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये स्थिति जो होगी वो कहलाएगी रेवेन्यू डेफिसिट। क्या कहलाएगी? रेवेन्यू डी, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या है ये? रेवेन्यू डेफिसिट। बात समझ में आ रही है? अगर हमारा Yes, sir. एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा हो जाए, किससे? आमदनी से, रेवेन्यू वाले, रेवेन्यू वाले में। ठीक है, हाँ कुछ बोल रहे थे बेटा? Yes, sir. एक बार repeat कीजिए. हाँ, मैंने बताया कि रेवेन्यू जो बजट है इसके दो कंपोनेंट। ठीक है, रेवेन्यू बजट के कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी हम बता नहीं रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में डिफरेंस भी हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और आज बताएंगे भी नहीं। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। स्लाइड तैयार है।